नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और आज बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की हम बात करेंगे। मॉनसून सत्र आज होने वाला है। एक दिन का ये मॉनसून सत्र है और सिर्फ इस एक दिन के सत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 ऑर्डिनेंस इसमें लाने की तैयारी है। 13 बिल सरकार की तरफ से इसमें लेकर आने की तैयारी है। ये पहला ऐसा विधानसभा सेशन होगा जिसमें ना तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद होंगी और ना ही विधानसभा अध्यक्ष, यहां तक कि उपनेता प्रतिपक्ष भी सदन में मौजूद नहीं होंगे। सत्र में विधानसभा विधायक विधानसभा में तो होंगे, लेकिन अलग अलग कमरों में रहने वाले हैं वो। और सत्र कराना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। सिर्फ इस एक दिन के सत्र के लिए लंबी तैयारी की गई है जिसे आज अंजाम देना होगा। कई मंत्री विधायकों को कोरोना हुआ है। मंत्री हरक सिंह रावत की बात करें और धन सिंह रावत की बात करें तो ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, हमने आपको तैयारी की तस्वीरें भी कल दिखाई थी कि अब आज एक दिन के विधानसभा सत्र की तैयारी पूरी कर ली गई है। और इससे पहले 2 दिन तमाम मंत्रियों ने और विधायकों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। जितने भी मंत्री विधायक नेगेटिव पाए गए हैं टेस्ट में, वही आज इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बताएं कि मंगलवार को केदारनाथ पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी थी। यही नहीं, केदारनाथ के मुख्य पुजारी समेत कई तीर्थ पुरोहित भी केदारनाथ धाम में मौजूद थे। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कर्मचारी भी धन सिंह के संपर्क में आए थे। केदारनाथ में अब स्वास्थ्य टीम यहां पर भेजी जाएगी जो कि वहां पर मौजूद लोगों के सैंपल लेने वाली है। विधानसभा सत्र को लेकर धन सिंह रावत ने जांच कराई थी जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज एक दिन का मॉनसून का सत्र, विधानसभा सत्र, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बिल्कुल सही तरीके से ये सत्र एक दिन का हो जाए, इसके लिए बस थोड़े ही देर का इंतजार है जब ये सत्र शुरू हो जाएगा और आज जिसकी तैयारी लंबे समय से की गई है उस काम को अंजाम दिया जाएगा। आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट का, जो कि हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, लंबी तैयारी की गई, पूरे महीने तैयारी की गई जब से ये तय हो गया कि पहले तो 2 दिन का होने वाला था विधानसभा का सत्र, लेकिन उसको अब एक दिन का कर दिया गया है। लेकिन इस एक दिन की तैयारी होने के बाद जो पहले टेस्ट करवाए गए हैं उसमें धन सिंह रावत जो मंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज ये पूरी तैयारी किए जाने के बाद ये सत्र सुचारू रूप से हो जाना चाहिए। कितने बजे से शुरुआत हो जाएगी सत्र की? बिल्कुल कंचन, 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। एक दिन का सत्र है और तैयारियां लगभग विधानसभा जो सचिवालय उसकी तरफ से पूरी कर ली गई है। विधायकों के टेस्ट हो चुके हैं, अधिकारियों के टेस्ट कराए गए हैं और जो नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आज एंटर करेंगे विधानसभा में 19 विधेयक आज टेबल किए जाएंगे और एक ही दिन में इन विधेयकों को पारित करने की कोशिश होगी। वही कांग्रेस की तरफ से थोड़ा इस तरह से वो नेता विपक्ष इस बार मौजूद नहीं रहेंगी। उपनेता जो कांग्रेस के हैं करण माहरा वो मौजूद नहीं रहेंगे, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर विधायकों की संख्या भी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन पूरी तरीके से ये व्यवस्थाएं की गई है कि सत्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति पैदा ना हो, कहीं पर भी कोई दिक्कतें ना आए, इसकी व्यवस्था की गई है। 2 मंत्री भी पॉजिटिव आए हैं, धन सिंह रावत और हरक सिंह रावत, वो भी इस सत्र में मौजूद नहीं रहेंगे। तो एक दिन का सत्र है और क्योंकि संवैधानिक बाध्यता थी कि 6 महीने में एक बार सत्र का आयोजन किया जाना जरूरी है, तो उसके तहत ये आयोजन है। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है। कंचन, दीपांकर, ये डिसीजन जो था टेस्ट कराने का, एक दिन के सत्र से पहले तमाम मंत्री और विधायकों का टेस्ट कराना जो जरूरी था, उससे वाकई में एक फायदा ये हुआ कि पहले ही पता लग गया कि कौन कौन से मंत्री, धन सिंह रावत जो बहुत बड़ा नाम है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे ये खतरा अब ना बढ़े, आगे ना फैले। आज ये सत्र सही तरीके से हो जाना चाहिए और धन सिंह रावत इस सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, सत्र होने से पहले इस बात की पूरी तैयारियां कर ली गई थी कि सभी की टेस्ट करवाया जाए। उसी टेस्ट में धन सिंह रावत, हरक सिंह रावत
पॉजिटिव आए, कुछ विधायक भी इसमें पॉजिटिव निकल कर आए। हालांकि विधानसभा का जो मंडप है जहां पर आज सत्र चलेगा, वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, खासतौर पर शील्ड की लगाई गई है, यहाँ पर साथ में साथ व्यवस्था की गई है, मास्क की, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कहीं पर भी कोरोना संक्रमण ना फैले। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि सत्र से पहले टेस्टिंग कराने का फायदा ये हुआ कि कई मंत्री विधायकों के बारे में ये पता चल गया कि जो अब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं माने जा रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले। धन सिंह रावत केदारनाथ में थे, तो कल खुद हरक सिंह रावत एक ऐसे वन विभाग के कार्यक्रम में थे जहां मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन मास्क लगे होने की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शाम में जब मुख्यमंत्री की रिपोर्ट आई वो नेगेटिव रही। तो राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, कुछ विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े नेता मौजूद नहीं रहेंगे। प्रीतम सिंह और गोविंद सिंह कुंजवाल पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कांग्रेस की तरफ से, और धन सिंह रावत, हरक सिंह रावत भी मौजूद नहीं रहेंगे आज के सत्र में। ठीक है दीपांकर, आप अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर तेजी से कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसमें आपका अपने आप को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी गोपाल रावत का निधन हो गया है। गोपाल रावत कोरोना संक्रमित थे, कोरोना से पीड़ित थे और करीब 1 महीने से एम्स में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया। और आइए जल्दी से आपको कोरोना की अपडेट दे देते हैं। कल यानी कि मंगलवार के दिन कितने कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो 874 नए कोरोना संक्रमित मरीज हैं जो कल एक दिन में सामने आए हैं। 800 के पार पहुंचता अब हर दिन आंकड़ा, जिसमें राज्य में कोरोना की संक्रमित संख्या 42,000 के पार पहुंची है। कल तक 41,000 के पार ये संख्या थी, आज 42,000 हो गई है। 42,000 से ज्यादा पेशेंट इस समय जो है वो कोरोना से संक्रमित है प्रदेश के अंदर। राज्य में अब तक मौत के आंकड़े की बात की जाए कोरोना से संक्रमित लोगों की, तो 512 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 11,800 अभी एक्टिव मामले हैं। बाल विकास विभाग में अपर सचिव वी षणमुगम के गायब और अपहरण के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। वी षणमुगम बीते 2 दिन से अपने टिहरी आवास पर होम क्वारंटीन थे। आपको यहां जानकारी दें कि मंगलवार की शाम को मंत्री रेखा आर्या ने वी षणमुगम के गायब होने की जानकारी देहरादून के एसएसपी अरुण मोहन जोशी को दी थी। उनके अपहरण की जानकारी देने के बाद और उनके अपहरण होने की आशंका जताई गई थी। मंत्री रेखा आर्य ने दुख जताया और कहा कि रविवार से अपर सचिव का फोन स्विच ऑफ चल रहा है। मंत्री ने टेंडर प्रक्रिया में अपर सचिव पर धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद भूमिगत भी हो सकते हैं। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर पटेल नगर में एक ज्वेलर्स को गोली मारकर आभूषण से भरा हुआ बैग बदमाश लेकर भाग गए हैं। तो एक ज्वेलर को गोली मारी है और तमाम ज्वेलरी उससे लेकर फरार हो गए हैं बदमाश। हालांकि घटना के बाद से आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है। सराफा कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने इस घटना के बाद आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। अब उसी सीसी फुटेज के आधार पर जल्द से जल्द बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश। देखिए, कमला पैलेस तिराहा पे इनकी ज्वेलर की जो है शॉप थी। अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तो ब्लेसिंग फार्म्स के पास जो है 2 बाइक सवार ने इनको रोका और उसके बाद जो है इनको ओवरपावर करके इनके पास जो बैग था वो लेकर चले गए। अभी सारे शहर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है और प्रॉपर जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार से खबर, जहां पर हस्ताई जेल से मंगलवार को फरार 8 कैदियों के मामले में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। 2 कलियर, 1 गंगनहर और 1 रानीपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि 4 कैदी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है बाकी के 4 कैदियों को पकड़ने के लिए। खबर आ रही है रामनगर से, जहां पर ब्रजेश अस्पताल में डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने एक 10 साल के बच्चे का लापरवाही से ऑपरेशन किया। डॉक्टर की लापरवाही के चलते उस बच्चे की मौत हो गई। आपको यहां जानकारी दे दें कि भवानीपुर छोटी के कृष्णा पोखरियाल का 11 सितंबर को ब्रजेश अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। हालांकि इसकी तबीयत बिगड़ने के बाद काशीपुर उसको रेफर किया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया। इन्होंने डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चिकित्सा में लापरवाही की गई, जिसके संबंध में थाना पर 304 AIPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जांच के पश्चात ही अभियोग में अगली कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ शहर से खबर, जहां पर सटे हुए सुकौली गांव में लेपर्ड ने एक युवक को अपना निवाला बना लिया है। युवक मानसिक रूप से कमजोर था और इसी कारण वो बाहर सोया हुआ था। रात को लेपर्ड ने युवक को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। विभाग लेपर्ड को पकड़ने की योजना तैयार कर रहा है। नैनीताल में एरीज बैंड के पास कार खाई में गिर गई। 100 मीटर गहरी खाई में ये कार जा गिरी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत बेहद गंभीर है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग हल्द्वानी से नैनीताल आ रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावितों का अब बरसात के बाद सर्दियां इम्तिहान लेंगी। असल में धारचूला विधानसभा में सैकड़ों आपदा प्रभावित आज भी राहत शिविरों में दिन गुजारने को मजबूर हैं। अगले 4 महीने उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। धारचूला विधानसभा में आसमानी आफत ने इस बार जैसा तांडव मचाया वैसा कम ही देखने को मिलता है। बारिश के तांडव में जहां 2 दर्जन से अधिक लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे, वहीं हजारों लोगों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। आशियाने जमींदोज होने से सैकड़ों परिवार बीते 2 माह से राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन अब बरसात खत्म होने के बाद इनके सामने सर्दी का डर सता रहा है। आपदा प्रभावितों के लिए बने सभी राहत शिविर उच्च हिमालयी इलाकों में है, जहाँ अभी से कड़कड़ाती ठंड सितम ढाने लगी है। तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर हम विधानसभा सत्र में कार्यस्थगन के माध्यम से इस मामले को उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपदा प्रभावितों को जल्दी से जल्दी पुनर्वास किया जाए। प्रशासन ने बरम, मवानी, दवानी और सेरा के राहत शिविरों में 140 परिवारों को रखा है, जबकि धापा के प्राइमरी स्कूल में 60 से ज्यादा परिवार दिन गुजार रहे हैं। अब प्रशासन के दावे बड़े हैं, लेकिन सर्दियों का सवाल बना हुआ है। संपूर्ण व्यवस्था हम लोग करेंगे। जाड़े के मौसम को देखते हुए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कंबल का वितरण किया जाएगा और एवं अन्य जो सामग्रियां हैं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। भारी बरसात के बाद अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार की सर्दियां भी जमकर सितम ढाएंगी। ऐसे में आपदा प्रभावितों का दर्द कई गुना बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। IPL 2020 की अगर बात करें तो उत्तराखंड के अनुज रावत राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। अभी तक दिल्ली की टीम से रणजी खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज का IPL में ये पहला सीजन होने वाला है। मूल रूप से रामनगर के रहने वाले हैं। 20 साल के अनुज रावत को राजस्थान ने 80 लाख रुपए में खरीदा है। अनुज रामनगर के रूपपुर के रहने वाले हैं। अनुज के पिता वीरेंद्र सिंह किसान हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज से एक IPL क्रिकेट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पहुँचना हर क्रिकेटर का एक सपना होता है। तो आज बेटा जो है डेब्यू करेगा, अगर टीम में जगह मिलेगी तो। आज तो बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही अच्छा लगा है उसके वहाँ जाने में, और बस यही उम्मीद करते हैं कि देखो उसको मिले, चांस मिले उसको और अच्छा खेले। वो IPL में अपना पहला डेब्यू करेगा आज। जिम कॉर्बेट पार्क में अब कोविड का असर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। यहां पर सैलानियों की तादाद जो है वो बढ़ने वाली है। कॉर्बेट में पहली बार 15 अक्टूबर से नाइट स्टे शुरू किया जा रहा है और नाइट स्टे को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। पार्क की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होती है। अब 300 से ज्यादा बुकिंग अब तक हो चुकी है। ऐसे में बाघों के दीदार के लिए आने वालों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। तो अब आने वाले टाइम में जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पर बढ़ने वाले हैं जिम कॉर्बेट में घूमने फिरने के लिए, और ये समझा जा सकता है कि लोगों में अब कोविड का डर नहीं रहा है। बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ आने के इच्छुक दिख रहे हैं और लगभग 300 की बुकिंग हो चुकी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप कॉर्बेट में आने वाले पर्यटकों के लिए कोई खास असर डालने में सफल नहीं रहा है। अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिला विकास प्राधिकरणों को आदेश दिए हैं कि अक्टूबर से सभी नक्शों को ऑनलाइन पास करें। 15 दिन में इसकी NOC दी जाएगी।
कुछ चीज़ें अभी चिन्हित कर दी हैं कि किन मामलों में एनओसी लेना पड़ेगा, किन में लेने की आवश्यकता नहीं है, और जिनमें लेने की आवश्यकता पड़ेगी भी तो उसमें हमने 15 दिन का इस तरह के अलग अलग चीज़ों के लिए तय करा दिया है कि उसके अंदर उनको देना होगा। नहीं देंगे तो डीम्ड कंसेंट या डीम्ड एनओसी मान ली जाएगी। चीन बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल तेज कर चुका है। पिथौरागढ़ के बाद अब उत्तरकाशी सीमा पर लड़ाकू विमानों ने दस्तक दे दी है। सेना की गाड़ियों का जमावड़ा बढ़ गया है तो बोफोर्स भी उत्तरकाशी बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तरकाशी की चिन्याली सोन हवाई पट्टी इन दिनों बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही से व्यस्त है। हर रोज यहां भारी भरकम मशीनरी, गाड़ियां और यहां तक कि बोफोर्स भी पहुंच रही है। इनके साथ पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में देश के लिए मर मिटने को तैयार रणबांकुरे। चीन की सीमा पर लगातार तनाव के बाद ये हिंद की तैयारी है, क्योंकि अब भारत चीन के नापाक मंसूबों को समझ चुका है। लद्दाख बॉर्डर पर सालों बाद हुई फायरिंग के बाद चीन के साथ तनाव चरम पर है। उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ के बाद अब उत्तरकाशी बॉर्डर पर हलचल बेहद तेज है और हिंदुस्तान की मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। चिन्याली सोन हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान पहुंच रहे हैं और आसमान में रहकर सुरक्षा का एहसास करा रहे हैं। करीब करीब हर रोज की सेना के हेलीकॉप्टर यहां पहुंच रहे हैं। हवाई पट्टी पर सेना का स्थायी कैंप तक नजर आने लगा है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर भारी मात्रा में असला पहुंचाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में राशन के साथ साथ पानी भी पहुंचाया जा रहा है। बोफोर्स तोप भी सेना के बड़े बड़े ट्रकों के जरिए बॉर्डर तक पहुंचाई जा रही है। भारतीय सेना की तैयारी बहुत बड़ी है। उत्तरकाशी में चिन्याली सोन से लेकर नेलांग तक हर दिन सेना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, तो वहीं हर्षिल बेस कैंप में सेना की बटालियन मुस्तैद है। अब उत्तरकाशी में बॉर्डर पर हालात बेहद विषम है, इसलिए यहाँ कभी चीन की तरफ से कोई हिमाकत नहीं हुई। मगर चीन की हालिया हरकतों के बाद उत्तरकाशी में पहली बार इतने बड़े लेवल पर सेना का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है और बर्फबारी से पहले भारतीय सेना सभी चौकियों तक पूरा साजो सामान पहुंचा लेना चाहती है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और एक 1962 की जो इंसिडेंट था वो चाइना दोहरा ना सके, चीन उसको दोहरा ना सके, उसके लिए एक तैयारी के तौर पे इस मूवमेंट को देखा जा रहा है। और सभी क्षेत्रों पे उसको एक रणनीति के तौर पे, क्योंकि अभी जो है अगर आप देखेंगे कि विंटर्स आने वाली हैं और विंटर में रसद का जो मूवमेंट है वो बॉर्डर एरियाज में बहुत कठिन हो जाता है। चीन युद्ध के बाद पहली बार है जब उत्तरकाशी बॉर्डर पर हलचल है और चीन के साथ फिर युद्ध की आशंका गहराई जा रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध से कम जैसा भी नहीं होगा। किसी की हिम्मत नहीं किसी देश की, चाइना की कि भारत की तरफ फूटी आंख भी देख सके। देश का जो नेतृत्व है बहुत सबल नेतृत्व है और जो है उनकी हिम्मत नहीं किसी की। अगर किसी ने आंख उठा के भारत की तरफ देखा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस देश को जो है नष्टभूत कर देंगे। देश के कई हिस्सों से सेना के जवान और साजो सामान उत्तरकाशी की हवाई पट्टी तक पहुंच रहे हैं और फिर 1 से 2 दिन यहां रुकने के बाद नेलांग और हर्षिल जैसे अग्रिम इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। और इस वक्त चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ 18। ये भी खबर है कि उत्तरकाशी से नीलोंग घाटी के लिए रसद, बोफोर्स तोपें और जो असला है वो पहुंचाया जा रहा है ताकि जो विंटर सीजन में उसमें कोई दिक्कतें ना आए और सेना को पूरा साजो सामान बॉर्डर पर मिल सके। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। और इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के उस पार लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।